स्वागत है दोस्तों आप सभी का डिजिटल मैथ्स क्रांति में। आज हम आपके सामने लेके आए हैं आरबीएसई बोर्ड की क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 जिसकी एक्सरसाइज 2.3 हम आज कवर करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों इस एक्सरसाइज को करने से पहले हमें कुछ प्रमेय जो हैं वो पहले करनी होंगी। तो दोस्तों हम इसके अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय है ना, जो कि प्रमेय का जिक्र मैं आपके सामने कर दूं। प्रमेय 2.3। तो दोस्तों प्रमेय 2.3 क्या कहती है उसके हम अगर डेफिनेशन की बात करें तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। यदि P एक अभाज्य संख्या है, एक अभाज्य संख्या है तथा A एक धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, तो यदि P A स्क्वायर को विभाजित करता है, A स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है, तो P A को भी विभाजित करेगा, A को भी विभाजित करेगा। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय है ये, A को भी विभाजित करेगा। तो दोस्तों इस प्रमेय के अंदर ये क्या कहना चाह रहा है कि हमारे पास कोई एक अभाज्य संख्या है P क्या है, एक अभाज्य संख्या है तथा A कोई धनात्मक पूर्णांक है। तो P यदि A स्क्वायर को डिवाइड करता है तो P जो है वो A को भी डिवाइड करेगा। अब हम सबसे पहले इसका सत्यापन कर लेते हैं। तो सत्यापन करने के लिए हम यहाँ पे ले लेते हैं कि माना P एक अभाज्य संख्या है तथा A एक धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। ये हमने मान लिया है ना। यहाँ से हमारा प्रूफ जो है वो शुरू होता है। तो दोस्तों इससे हम क्या मान के चल सकते हैं कि अब हमें ये कंडीशन गिवन है। गिवन हमें क्या है, गिवन हमें है कि यदि P A स्क्वायर को विभाजित करता है, ये चीज़ हमें जो है वो गिवन है ना। तो इसका मतलब दोस्तों क्या हुआ कि हमने जो अंक गणित की जो मूलभूत प्रमेय पढ़ी थी, अंक गणित की मूलभूत प्रमेय, मूलभूत प्रमेय से हमने क्या पढ़ा था दोस्तों, उसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। तो हमारे पास यहाँ पे हमने एक धनात्मक पूर्णांक A माना है। उस A धनात्मक पूर्णांक के अगर हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसको लिखना चाहें तो हम मान सकते हैं कि इसके जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो P1, P2, P3 ... इसी प्रकार से Pn गुणनखंड इसके अंतर्गत हमने
मान लिए, ये हमने मान लिया कि इसके ये जो P1 P2 Pn तक इसके गुणनखंड है वो इसके अभाज्य गुणनखंड है, जहाँ पे आप ये लिख सकते हो कि P1 P2 P3 डॉट डॉट ये जो Pn है ये अभाज्य गुणनखंड है। क्या है? अभाज्य गुणनखंड। ये दोस्तों हमने मान लिया है ना। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि ये हमने इक्वेशन नंबर मानी 1। अगर इस इक्वेशन का हम स्क्वायर करें तो हमें क्या मिलेगा? ए स्क्वायर, और ये वाली चीज़ जो है P1 P2 P3 डॉट 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 Pn जो है वो भी 2 बार आ जाएगी। स्क्वायर का मतलब 2 बार आ गई, तो इसको हम 2 बार लिख लेते हैं Pn। ये हमारे पास दोस्तों यहाँ पे आ गया। अब इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ये इस प्रकार से हो जाएगा P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर P3 स्क्वायर डॉट 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 Pn स्क्वायर। यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ नोटिस करने वाली है कि ये जो हमने P1 P2 P3 लिए हैं ये ज़रूरी नहीं कि सारे अलग अलग हों, इनमें से कुछ जो है वो सेम भी हो सकता है ना। तो ये हमने अब ले लिया, ये हमारी इक्वेशन मान लो, इसको आप 2 नंबर इक्वेशन दे दो। अब हमारी जो ऊपर सिचुएशन जो गिवन है, गिवन वाली सिचुएशन में हमें क्या दे रखा है, यहाँ से आप देख सकते हो कि पी ए स्क्वायर को डिवाइड करता है। ये वाली लाइन हमें क्या बता रही है कि पी ए स्क्वायर को डिवाइड करता है। इसका मतलब दोस्तों ये है कि ए स्क्वायर के गुणनखंड के अंदर, यानी कि ये जो हमारे गुणनखंड हैं, इस गुणनखंड के अंदर कहीं ना कहीं P जो है वो अवश्य होगा। इस गुणनखंड के अंदर P जो है वो अवश्य मौजूद होगा, तभी तो वो ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा। तो हम इस बात को लिख देते हैं, क्योंकि P ए स्क्वायर को विभाजित करता है, अतः ए स्क्वायर के गुणनखंड में P अवश्य मौजूद होगा, मौजूद होगा। अब ये चीज़ आप इसको अगर हम समझना चाहें तो छोटे से एग्जाम्पल से समझ सकते हैं दोस्तों। देखो एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, अब यहाँ पे मैं वैसे ही एक रफ यानी कि एग्जाम्पल ले रहा हूँ। हम जानते हैं कि अगर मैं ये कहूँ कि 2 जो है वो 8 को विभाजित करता है, 2 8 को विभाजित करता है, तो इसका मतलब दोस्तों क्या हुआ, जब 8 के हम फैक्टर करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो इसके अंदर हमें 2 अवश्य मिलेगा, बाकी चाहे कुछ भी हो। इस केस में तीनों 2 2 ही हैं। अगर हम 8 की जगह कुछ और ले लें, अगर मैंने यहाँ पे ले लिया 10, है ना, 10 2 अगर 10 को विभाजित करता है दोस्तों, तो 10 के जब अभाज्य गुणनखंड हम निकालेंगे तो उसमें 2 अवश्य मौजूद होगा। ये बात आपको समझ में आ गई। तो यहाँ ऊपर वाली सिचुएशन के अंदर यही चीज़ है कि P अगर ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो ए स्क्वायर के जो गुणनखंड हमारे पास आएंगे, है ना, जो कि हमारे पास यहाँ पे आए ऊपर, यहाँ देखो ए स्क्वायर के जो गुणनखंड आए ये वाले हमारे पास, ये जो गुणनखंड आप देख रहे हो, इस गुणनखंड के अंदर P अवश्य मौजूद होगा। अब वो कौन सा है ये हमें पता नहीं है, वो P1 स्क्वायर भी हो सकता है, P2 स्क्वायर भी हो सकता है, या कोई आगे जाके कोई भी एक P जो होगा वो इसके अंदर मौजूद होगा। तो लेकिन अब इसको हम देखें तो ये जो इसके P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर P3 स्क्वायर, ये हमारे पास क्या चीज़ है,
ये एक तरह से देखा जाए इसको तो ये A1 ये जो आपके पास यहाँ पे है, ये देखो ये P1 P2 P3 Pn और ये दोनों देखो आपस में क्या सेम ही है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो P है वो P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर P1 स्क्वायर इसी में से कोई एक है ना। तो इसको हम एक बार मैंने जो ये रफ लिखा है इसको मैं हटा देता हूँ। तो हमने यहाँ लिखा कि P A स्क्वायर को विभाजित करता है, अतः A स्क्वायर के गुणनखंड के अंदर, यानी कि जो हमने A स्क्वायर ये लिखा, A स्क्वायर का हमने गुणनखंड लिखा A स्क्वायर, इसके जो गुणनखंड आएंगे P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर P3 स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, इसमें कहीं ना कहीं P अवश्य आएगा। ये चीज़ हमने नोटिस कर ली। और ये जो गुणनखंड है ये हमारे क्या हैं, ये सारे के सारे एक तरह से हमारे पास P1 P2 P3 डॉट 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 Pn, ये यही गुणनखंड हैं जो कि 2 बार मल्टीप्लाई करने पे ही ये बने हैं। 2 बार मल्टीप्लाई करने पे यानी कि स्क्वायर करने पे ही ये चीज़ हमें आई है। तो इसका मतलब ये हो गया कि वो जो P होगा हमारा वो यहाँ अवश्य कहीं ना कहीं मौजूद होगा, इन दोनों में से वो कहीं ना कहीं अवश्य मौजूद होगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो आपका P1 P2 P3 डॉट डॉट इसी में कहीं ना कहीं P अवश्य मौजूद होगा। और ये जो P1 P2 P3 Pn जो हमने अभाज्य गुणनखंड निकाले हैं वो अभाज्य गुणनखंड किसके हमने लिए थे, यहाँ आप देख सकते हो ये गुणनखंड हमने लिए थे इस A के गुणनखंड लिए थे। इसका मतलब ये हो गया कि A के अभाज्य गुणनखंड के अंदर P न कहीं P जो है वो कहीं न कहीं अवश्य मौजूद होगा। तो अगर A के गुणनखंड के अंदर P मौजूद है, इसका मतलब यही हुआ कि जो P है वो A को भी विभाजित करेगा। तो हम इसको यहाँ पे लिखें, अर्थात यानी कि A के गुणनखंड में भी, इसको यहाँ लिख सकते हो A के गुणनखंड में भी P अवश्य मौजूद होगा, अवश्य मौजूद होगा। अगर अब ये जो P हमारा है A स्क्वायर के गुणनखंड में आ रहा है तो इसका सीधा सीधा हमारे पास क्या मतलब आ रहा है कि अतः P A को भी विभाजित करेगा, A को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट ये थ्योरम है, इसको आपको किसी भी संख्या को अपरिमेय प्रूफ करने के लिए हमें इस थ्योरम की सहायता लेनी पड़ेगी, है ना। तो ये थ्योरम आपके दिमाग में बैठ जाने चाहिए कि यदि कोई संख्या P A स्क्वायर को विभाजित कर रही है तो वह अभाज्य संख्या P A को भी विभाजित करेगी। अब इसको और एग्जाम्पल से अगर आप देखना चाहो तो और एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ लूँ, मैं कह रहा हूँ कि जैसे एग्जाम्पल की अपने बात करें, मैं कह रहा हूँ कि 3 जो है वो 9 स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है, विभाजित करता है। ये चीज़ मैंने कही तो क्या होगा, 3 9 को भी विभाजित करेगा, 9 को भी विभाजित करेगा, जरूर करेगा दोस्तों। देखो 3 जो है A स्क्वायर यानी कि 9 स्क्वायर यानी कि 81 को डिवाइड करता है, 81 को डिवाइड करता है, ये हम जानते हैं, विभाजित
करता है। इसको मैं बल्कि ऐसे लिखने के बजाय अपने डायरेक्ट यहाँ समझ लें कि अब देखो 81 को 3 डिवाइड करता है ना, ये इस प्रकार से देखा डिवाइड कर रहा है, तो यानी कि 3 जो है इस 9 को भी डिवाइड करेगा, ऑब्वियसली आप जानते हो 3 तिया 9। तो यहाँ पे ये चीज़ हमें समझ रखनी है इस चीज़ की कि यदि कोई अभाज्य संख्या p जो है वो a स्क्वायर को विभाजित कर रही है तो इसका मतलब वह अभाज्य संख्या p उस a को भी विभाजित करेगी। तो ये थ्योरम आपको दोस्तों समझ में आ गई होगी। अब इस थ्योरम का यूज हम किसी भी संख्या को अपरिमेय संख्या जो है वो प्रूफ करने के लिए यूज में लेंगे। तो इसके नेक्स्ट जो थ्योरम है अपने पास वो थ्योरम है दोस्तों यहाँ पे थ्योरम 2.4। प्रमेय 2.4 इसमें हमें दिया है कि √2 अपरिमेय संख्या है ना। √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये जो आपकी एक्सरसाइज दे रखी है दोस्तों 2.3, इसमें कुल मिला के आपको 2 तरीके के सवाल मिलने वाले हैं, ठीक है। अब 2 तरीके के सवाल कौन कौन से, या तो आपके पास ऐसे आएगा √2 या √3 या √5 या √7, इस प्रकार के आपके पास आएंगे कि प्रूफ करो कि ये संख्याएं जो है वो अपरिमेय संख्याएं हैं। या फिर दूसरा तरीका क्या होगा दोस्तों, दूसरा तरीका ये होगा कि आपको यहाँ लिखा आ जाएगा जैसे 2 × √3 या 3 + √5, इस प्रकार के, यानी कि या तो गुणन में दिया होगा या आपको माइनस में दिया होगा, यानी कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जोड़ घटाओ, या हो सकता है दोनों ही अपरिमेय संख्याओं का जोड़ घटाओ आपको दिया हो, है ना। तो इस तरीके के सवाल यहाँ पे हमें मिलने वाले हैं एक्सरसाइज 2.3 के अंदर। तो ये जो दूसरा टाइप आप देख रहे हो सेकंड टाइप वाला, ये जो क्वेश्चन है ये तो बिल्कुल ही सिंपल है, इसको बस हमें लिखने का तरीका आना चाहिए, उस तरीके से ये बिल्कुल इजी वे से प्रूफ भी हो जाते हैं। थोड़ा सा जो कठिन है, थोड़ा सा कठिन, ज़्यादा कठिन नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा कठिन, वो कौन से हैं, जो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके पास, ये जो क्वेश्चन दे रखे हैं इस टाइप के, यानी कि सीधा डायरेक्ट अंडर में दे रखा होगा √3 को प्रूव करो कि वो एक अपरिमेय संख्या है। तो इनको प्रूफ करने के लिए हमारे पास ये जो थ्योरम हमने पढ़ी है ये थ्योरम हमें काम में आने वाली है ना। तो हम अब √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसको कर लेते हैं। लेकिन एक बात यहाँ पे और इम्पोर्टेंट है दोस्तों, वो क्या चीज़ है कि हमें किसी संख्या को अपरिमेय संख्या प्रूफ करना है। हम अपरिमेय संख्या प्रूफ करने के लिए पहली बात तो हमें ये है कि जो हमारे पास परिमेय संख्या होती है, कोई भी संख्या जो है, संख्याएं ओब्वियसली 2 प्रकार से बांटी गई हैं। परिमेय संख्या यानी कि जो आपकी वास्तविक संख्याएं हैं, जो वास्तविक संख्याएं आप जानते हो जिनको वास्तविक संख्याएं, उन वास्तविक संख्याओं को हम 2 टाइप में बांट सकते हैं। एक होती है परिमेय संख्या और एक होती है अपरिमेय संख्या। तो पहले तो हम बात कर लेते हैं परिमेय संख्या के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, क्योंकि उन्हीं चीज़ों का यूज करके हम अपरिमेय संख्या पता लगा लेंगे कि वो परिमेय है तो परिमेय कहलाएगी, अदरवाइज वो परिमेय नहीं है तो इसका मतलब वह अपरिमेय होगी। अब परिमेय होने के लिए क्या क्या चीज़ है, पहली बात तो ये है कि उसको p/q फॉर्म में लिखा जा सके। यहाँ पे p/q फॉर्म में अपने नॉर्मली ऐसे ही पढ़ते आई है, लेकिन p/q फॉर्म ना यूज करके यहाँ पे मैं a/b फॉर्म लिखता हूँ। क्या लिखता हूँ, a/b, यानी कि a/b फॉर्म में इसको लिखा जा सके।
दूसरी कंडीशन होती है कि a तथा जो b है दोनों के दोनों पूर्णांक होने चाहिए, पूर्णांक हो, ठीक है। साथ में सह अभाज्य, क्या होने चाहिए, सह अभाज्य। पूर्णांक ही ले लेंगे, सह अभाज्य तो हम उसको बना लेते हैं, ठीक है। सह अभाज्य हम उसको बनाते हैं, हालांकि इस कंडीशन में पूर्णांक ही होते हैं। और तीसरी कंडीशन इसकी होती है कि b जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो किसी भी संख्या के लिए परिमेय होने के लिए ये तीन चीज़ें ज़रूरी हैं, है ना। जैसे हमने लिखा कि 2/5 ये एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको a/b फॉर्म में लिख दिया। 2 और 5 पूर्णांक है और b का मान, नीचे वाले का मान 0 नहीं है। अगर हमने डायरेक्ट ही लिख दिया 5, तो 5 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके बटे में 1 लगाया जा सकता है। a और b यानी कि 5 और 1 दोनों पूर्णांक हैं, और नीचे वाला जो आपका हर है वो 0 नहीं है। तो इस प्रकार से ये हमें परिमेय संख्या पता चल गई। अब हम √2 के ऊपर आते हैं, इसको अपरिमेय संख्या प्रूफ करके हमें दिखानी है। तो हम क्या करेंगे, इन सारे सवालों के अंदर पहले हम अपरिमेय संख्या प्रूफ करनी है, तो इसका ऑपोजिट मान के चलते हैं। कि मान लिया कि √2 एक परिमेय संख्या है। पहले हम क्या मान के चलते हैं कि √2 एक परिमेय संख्या है, तो इसको हम ऑपोजिट मान के चलते हैं। बाद में जो रिजल्ट हमारे पास आएगा वो हमारा रिजल्ट विरोधाभास होगा, तो हम कह देंगे कि जो शुरू में हमने माना था वो गलत मान लिया था, इसलिए ये एक परिमेय संख्या है ना, अपरिमेय संख्या। तो देखो इसको मैं मान के चलता हूँ। यहाँ से हम अपना आंसर शुरू करते हैं। माना √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ये हमने मान लिया। हम जानते हैं कि √2 एक परिमेय संख्या है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि √2 जो है वो a/b फॉर्म में लिखा जाएगा ज़रूर, क्योंकि प्रत्येक परिमेय संख्या को √ यानी कि a/b फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ a व b है ना, a व b पूर्णांक हैं, पूर्णांक हैं, ये हमने लिख दिया। या बल्कि एक काम और कर सकते हो, यहाँ पे a/b लेने की बजाय आप यहाँ पे p/q फॉर्म ही ले लो, आपको आसानी रहेगी। उसका भी मैं आपको रीज़न बता देता हूँ। उसका रीज़न क्या है, ये जो मैंने नॉर्मली अपने p/q लेते हैं ना, तो p/q ही ले लेते हैं कि √2 को हमने लिख लिया कि कोई भी परिमेय संख्या है वो p/q फॉर्म में, यहाँ भी आप p/q फॉर्म ही लिख लो, क्योंकि नॉर्मली हमें p/q फॉर्म ही याद रहती है ना। तो ये लिख दिया p/q फॉर्म, ये p और q दोनों, यहाँ पे q नॉट इक्वल टू 0, ये भी आपका हो जाएगा, जहाँ p व q जो है वो पूर्णांक है, तथा साथ में जो q है वो नॉट इक्वल टू 0 है। अब किसी भी परिमेय संख्या को हम ऐसे लिखते हैं। अब p और q के अंदर दोस्तों कोई ऐसे भी गुणनखंड मौजूद हो सकते हैं जो कॉमन हो। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें, मैंने लिखा 15/20। 15/20 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि p/q फॉर्म में लिखी जा रही है। 15 और 20 दोनों पूर्णांक हैं, और नीचे जो 20 है वो 0 नहीं है। इसका मतलब ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। लेकिन दोस्तों इन दोनों में कॉमन फैक्टर देखो, अगर इसके फैक्टर करके देखें तो फैक्टर हमारे पास इस प्रकार से आएंगे, देख रहे हो। इसके अंदर हमारे पास ये 5 जो है यहाँ भी मौजूद है, ऊपर भी अंश में और हर में, यानी कि इन दोनों के अंदर उभयनिष्ठ कोई भी गुणनखंड जो है वो मौजूद हो सकता है। अगर ये मौजूद है तो इनके अभयनिष्ठ गुणनखंड को हम
यहाँ से कैंसल आउट करते हैं, कैंसल आउट करते हैं तो हमारी इस परिमेय संख्या का जो रूप है वो परिवर्तित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3/4 हो जाएगा। संख्या हमारे पास थी 15/20। अब जो उभयनिष्ठ गुणनखंड थे वो इसमें से हमने रिमूव कर दिए, तो इसकी फॉर्म चेंज होगी, 3/4 हो गया ये। तो क्यों ना ऊपर जो हमने ये √2 के जो हमने निकाले हैं P/Q फॉर्म जो लिखी है, हो सकता है कि उसके अंदर भी कोई ना कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड जो है वो मौजूद होंगे। तो हमें पहले क्या करना चाहिए यहाँ पे कि अगर P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड मौजूद है तो पहले उसको रिमूव किया जाए। यहाँ पे दोस्तों ये वाली जो बात मैं बोल रहा हूँ ये ही काम में आने वाली है प्रूफ करते समय। तो हम यहाँ क्या करते हैं, एक लाइन लिखते हैं कि अगर P और Q में, मैं इस रफ वर्क को यहाँ से एक बार हटा दूँ, हाँ, अब मैं यहाँ पे एक लाइन लिखता हूँ, यदि यदि P तथा Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड मौजूद है तो उसे हटाने पर, यानी कि अगर कोई उसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड मौजूद है तो उसे हटाने पर, या इसको बोलते हैं सह अभाज्य गुणांक, यानी कि सह अभाज्य गुणनखंड बनाने पर ये जो लाइन मैंने लिखी है सह अभाज्य गुणनखंड बनाने पर, इस लाइन का मतलब ही यही है कि अगर कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड मौजूद है तो उनको रिमूव कर दिया जाए। तो दोस्तों हम यहाँ पे सह अभाज्य गुणनखंड बना रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो हमने परिमेय संख्या का फॉर्म माना था P/Q √2 का, तो वो फॉर्म चेंज होकर के A/B हो जाएगा, क्योंकि P/Q में कुछ कॉमन होगा तो वो हट गया। अब हटने के बाद उसका रूप चेंज हो जाएगा, जैसे हमने 15/20 वाले एग्जाम्पल में किया था। तो अब हमारे पास सिचुएशन बन गई ये √2 = A/B। इसलिए दोस्तों मैंने शुरुआत में जो A/B लिया था उसको हटा करके मैंने P/Q रखा, ठीक है। उसको हटाने का यही रीज़न था, ताकि मैं आपको ये उभयनिष्ठ वाला जो लाइन है उस लाइन के अर्थ को समझा सकूं। तो ये हमारे पास आ गया। अब इस इक्वेशन में जैसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे b का, तो ये हमारे पास आ जाएगा b √2 = A। ये हमारे पास आ गया। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, दोनों का वर्ग करते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास √2 का भी वर्ग हो जाएगा, इधर A² का वर्ग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका B² और मल्टीप्लाई में 2 ही रह जाएगा, और ये A²। अब इस बात पे दोस्तों हमें फिर से नोटिस करना है। नोटिस क्या करना है, आप यहाँ पे आसानी से देख सकते हो कि A² के गुणनखंड के अंदर जो 2 है वो मौजूद है। इसका सीधा सीधा क्या मतलब निकल रहा है कि 2 जो है वो A² को विभाजित करता है। जो हमने थ्योरम पढ़ी है 2.3, वो अब यहाँ पे लागू होगी कि A² के गुणनखंड में 2 मौजूद है। इसका मतलब 2 A² को विभाजित करता है तो 2 A को भी विभाजित करेगा। तो हम यहाँ पे अब लिखेंगे इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर दूं। यहाँ लिख देते हैं 2 A² के गुणनखंड
गुणनखंड में मौजूद है। इसका सीधा सीधा मतलब हमारे पास ये हुआ कि 2a² को विभाजित करता है, a² को विभाजित करता है। 2a² को विभाजित करता है। तो हमारे पास प्रमेय 2.3 क्या कहती है? प्रमेय 2.3 से तो 2a को भी विभाजित करेगा, a को भी विभाजित करेगा। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? इसका मतलब ये हुआ कि a के अगर हम फैक्टर करें तो उसमें 2 अवश्य कहीं ना कहीं मौजूद होगा। तो 2 तो उसमें होगा, बाकी और कुछ भी होगा उसको हम c मान लेते हैं। तो यहाँ पे हमें एक इक्वेशन मिल गई हमारी। अब इसमें हम पहले वाली ये इक्वेशन को 1 नंबर दे देते हैं, इसको 2 नंबर दे देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ इक्वेशन 2 से इक्वेशन 2 का मान इक्वेशन 1 में रखने रखेंगे तो हमें मिलेगा b² इंटू 2 इक्वल टू a की जगह हम लिखेंगे 2c का होल स्क्वायर। तो ये हमें मिला b² इंटू 2 4c²। यहाँ से 2 जो है वो कैंसल आउट होगा दोनों साइडों से, तो यहाँ पे फिर हमारे पास 2 आ जाएगा। तो ये हमें मिला 20 सॉरी ये पेन चेंज नहीं हुआ, b² इक्वल टू 2c²। अब यहाँ पे दोस्तों हमारे पास क्या आ रहा है कि b² इक्वल टू 2c²। तो यहाँ भी हमें नोटिस करने की ज़रूरत है। क्या नोटिस करने की ज़रूरत है? कि b² के गुणनखंड के गुणनखंड के अंदर 2 जो है वो मौजूद है। इसका सीधा सीधा मतलब क्या है? 2.3 प्रमेय से जो हमने पढ़ी थी कि 2 b² को विभाजित करेगा। 2 अब b² को विभाजित करेगा, इसका मतलब ये हुआ कि 2 b को विभाजित करेगा। यानी कि प्रमेय 2.3 से हम वापस लिखेंगे तो यहाँ हमारे पास प्रमेय 2.3 से देखो, आप लोग यहाँ देख सकते हो कि प्रमेय 2.3 कितनी इम्पोर्टेंट है, बार बार हमारे पास यूज़ में आ रही है। हम लिखेंगे कि 2 b² के गुणनखंड में मौजूद है। अर्थात इसका मतलब क्या है कि 2 b² को विभाजित करेगा, 2 b² को विभाजित करेगा। ऑब्वियसली करेगा, क्योंकि b² के फैक्टर के अंदर 2 आ रहा है, इसका मतलब 2 तो इसको ज़रूर डिवाइड करेगा। अब 2 अगर b² को डिवाइड कर रहा है तो थ्योरम 2.3 हमें क्या बता रही है? ये जो थ्योरम 2.3 हमें क्या बताती है कि 2 b² को विभाजित कर रहा है तो 2 b को भी ज़रूर विभाजित करेगा। तो ये चीज़ हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। तो इसको मैं लिख देता हूँ। तो 2 b को भी विभाजित करेगा, और अगर 2 b को विभाजित करता है तो इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि b के अगर हम गुणनखंड करें तो उसमें 2 तो ज़रूर आएगा, और बाकी हमें पता नहीं क्या आएगा, तो उसके लिए हम नाम रख देते हैं कोई d। तो यहाँ पे हमें ये नेक्स्ट इक्वेशन मिल गई। इस इक्वेशन का नंबर मैं रख दूँ 3। तो आप इक्वेशन नंबर 2 व इक्वेशन नंबर 3 से देख सकते हो कि a का मान हमारे पास आया 2 × c, b का मान हमारे पास आया 2 × d।
तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ नोटिस करने वाली है कि दोनों के अंदर 2 जो है वो कॉमन आ गया हमारे पास, जबकि ऐसा तो नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि जब हमने शुरू में √2 के जब परिमेय संख्या उसको माना था और P/Q, आप इसको यहाँ पे देख सकते हो, ये मैंने शुरुआत में माना था कि √2 एक परिमेय संख्या है, तो इसके अभाज्य गुणनखंड में P और Q लिए थे और इसमें से सारे के सारे उभयनिष्ठ गुणनखंड जो थे वो हमने हटा दिए थे, यानी कि इसमें कोई भी कॉमन गुणनखंड जो है वो मौजूद नहीं होना चाहिए था। और हमारे पास लास्ट में क्या आ रहा है, B और A दोनों के अंदर जो है वो उभयनिष्ठ गुणनखंड हमारे पास मौजूद हो रहा है, यानी कि 2 दोनों में आ रहा है, जबकि हमने तो पहले हटा दिए थे। तो ये वाली चीज़ हमें गलत रिजल्ट दे रही है। इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ लिख सकते हैं, अतः यह परिणाम, या इसको आप डिस्क्राइब करके लिखना चाहते हो तो लिख भी सकते हो कि यहाँ पे जो 2 दोनों में कॉमन आ रहा है वह हमारा यानी कि कॉमन नहीं होना चाहिए। या आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि अतः यह परिणाम हमारी पूर्व अवधारणा का विरोधाभास है। पूर्व में जो हमने अवधारणा की थी उसका ये विरोधाभास है। इसका मतलब ये है कि हमने पूर्व में अर्थात हमने पूर्व में गलत अवधारणा कर ली थी कि √2 एक परिमेय संख्या है। गलत अवधारणा कर ली थी कि √2 एक परिमेय संख्या है। इसलिए हमें यह विरोधाभास प्राप्त हुआ। तो हम कह सकते हैं, इसलिए आप कह सकते हो कि √2, या यहाँ पे लिख सकते हो कि अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। बस दोस्तों यही करना है हमें। इस चीज़ को हमें नोटिस में रखना है कि जैसे आपको मैंने बताया था 2 तरीके के सवाल मिलेंगे, या तो डायरेक्ट √, में लिखा मिलेगा, जैसे √2 लिख दिया, √5 लिख दिया, √7 लिख दिया, या फिर आपको √2 के साथ में कोई प्लस माइनस में कोई परिमेय संख्या मिलेगी। तो यहाँ पे मैंने पहले कैटेगरी वाले क्वेश्चन यानी कि प्रमेय थी उसको करके दिखाया है। अब इसी के आधार पे आप बाकी क्वेश्चन जो है वो भी कर सकते हो। और भी इसमें प्रमेय दे रखी है, √3, √5, है ना, वो सारे के सारे इसी कंसेप्ट पे होंगी। तो इस कंसेप्ट में हमें ध्यान क्या रखना है, पहले हमें लेके चलना है उल्टा, यानी कि √2 को हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है, तो उसके पहले अपोजिट मान के चलते हैं कि √2 एक परिमेय संख्या है। अब सीधा सीधा है कि √2 एक परिमेय संख्या है तो वो P/Q फॉर्म में होगी। P/Q फॉर्म में होगी तो हो सकता है उसमें कोई कॉमन गुणनखंड होंगे, उसको हम रिमूव करेंगे तो लिखेंगे कि √2 बराबर A/B। अब A/B में से हमने सारे कॉमन हटा दिए हैं और बाद में हम रिजल्ट ला के दिखा देंगे कि दोनों में कोई डिजिट जो होगा वो हमारे पास कॉमन आ जाएगा। और लास्ट में हम ये कंक्लूजन निकाल देंगे
कि ये हमें जो परिणाम मिला वो विरोधाभास है। वो हमें क्यों मिला? क्योंकि हमने पूर्व में जो अवधारणा की थी परिमेय संख्या की वो गलत थी, अर्थात √2, 5 जो भी है वो अपरिमेय संख्या है। हर क्वेश्चन के अंदर हमें यही करना है। तो दोस्तों नेक्स्ट के क्वेश्चन और जो थ्योरम है वो हम अगले वीडियो के अंदर आपके सामने लेके आएंगे। और अगर हाँ आप लोगों ने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। आप लोग कमेंट करते हो तो मुझे प्रोत्साहन मिलता है, इसलिए आप ज़रूर और दबा के कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और अगर कोई इस वीडियो पे पहली बार है तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आप आने वाली नेक्स्ट वीडियो का लिंक जो है वो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।